नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देसी जी के ट्रिक में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित जो भी प्रमुख अनुच्छेद हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, उन्हीं को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो में मैंने ओनली टॉप के जो भी अनुच्छेद हैं वो इंक्लूड किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला अनुच्छेद है वो है भारत है वो राज्यों का संघ है, यानी कि भारत है वो राज्यों का एक संघ है, यानी कि भारत में जो भी राज्य है उनका विवरण है जो इस पहले अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों। और दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें जो भी नए राज्य जिनका गठन होता है उसका उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। और तीसरे अनुच्छेद में क्या है, जो भी राज्य है उनकी सीमा व नामकरण, यानी कि ये क्रम वाइज है, यानी कि पहले जो भी भारत है उसके जो राज्य है उनका उल्लेख है, और उसमें जो भी नए नए राज्य जुड़े हैं उनका उल्लेख है वो दूसरे में है, तथा उनका नामकरण यानी कि जो भी राज्य थे या फिर जो भी नए राज्य जुड़े हैं उनकी जो भी सीमा है या फिर नामकरण है उनका उल्लेख है वो अनुसूचित 3 में है। तो इसे तो आप बिना ट्रिक के साथ याद ही कर सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा जो कि राज्यों से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो है अपने मूल अधिकार के जो भी अनुच्छेद हैं वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि मूल अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर इसका पूर्ण विवरण है दोस्तों। तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 का क, और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 का क, और 23 और 24, ये जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो कि मूल अधिकार में वर्णित है, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों पहला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 17, जिसमें है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो भी छुआछूत है उसका जो अंत है इस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों, कि किसी के साथ भी छुआछूत ना करनी चाहिए और समानता की भावना रखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये भी आपको पता होगा कि जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपने मूल अधिकार की वीडियो ना देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें दोस्तों। तो इसकी क्या ट्रिक होगी दोस्तों, जैसे छुआछूत की जो भावना है उसको क्या करना है, भंग करना है, ठीक है। यही बातें है जो अनुच्छेद 17 में कही गई है, यानी कि 17 का मतलब क्या, एक साथ, यानी कि एक साथ हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक साथ रहना चाहिए, एक साथ खाना चाहिए, एक साथ पीना चाहिए, एक साथ उठना चाहिए, एक साथ मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा काम है जो हमें एक साथ करना चाहिए, ना कि अलग अलग, यानी कि ना कि हमारे अंदर छुआछूत की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें सारी काम है जो एक साथ करने चाहिए, ठीक है। तो एक साथ से याद आएगा आपका अनुच्छेद एक साथ, यानी कि 17। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वह 19 के क का भाग, ठीक है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का विवरण है। और यहाँ से देखा जाए तो अनुच्छेद जो 19 है वो पूरा किस पर बेस है, बोलने की स्वतंत्रता पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 19 का भाग 1 है वो है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जो भी मीडिया उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। यानी कि उसको कोई भी मना नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी प्रेस वाले को मना नहीं कर सकता कि आप क्यों किसके बारे में क्या छाप रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लॉजिक बनता है, प्रेस वालों को कोई भी मना नहीं कर सकता, यानी कि एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो मना कर सकते, यानी कि उसे नो कह सके, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बंदा है और कोई भी नो यानी कि नहीं मना नहीं कर सकता, तो 1 और 9 से बनेगा 9, तो 1 और 9 मिलकर बन गए 19, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि 19 के भाग क में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है, चाहे वो किसी भी मुसीबत में हो, अपनी आत्मरक्षा वो खुद किसी भी तरीके से कर सकता है, जिसका विवरण है वो अनुच्छेद 21 में है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दैहिक वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दोस्तों 21 में 2 वर्ड है, 2 और 1, अगर 2 और 1 को मिक्स कर दें तो बनता है 2 1, ठीक है, जो कि सिमिलर है दैहिक से। दैहिक को अगर अलग अलग पार्ट करें तो हम 2 और 1 में आसानी से इसे बांट सकते हैं और इसी ट्रिक के साथ इसे याद भी कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाग 21 का क, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो था 21, अब है 21 का, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है दोस्तों। एक बार वापस से बता देता हूँ कि अनुच्छेद 21 के काम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उसमें वर्णित है 6 से लगा के 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैं मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है। यानी कि 6, यहाँ पर दोस्तों 14 में से अगर 4 6 में से घट जाए तो क्या बचता है 2, और यहाँ पर जो 1 बचा इसके साथ लिख दिया तो क्या बनता है 21, ठीक है, जो कि 21 के काम में वर्णित है, ठीक है। 21 में तो अपना दैहिक और 21 के काम में क्या वर्णित है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 21 के काम है ना कि 21 में, ठीक है। इतने तो आप भी होशियार है, ठीक है, इतना तो आप याद रख ही सकते हैं।
आगे बढ़ता है दोस्तों भाग 23, जिसमें किसी व्यक्ति के साथ या फिर मानव के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाता है या फिर उससे जबरदस्ती श्रम यानी कि परिश्रम कराया जाता है, ठीक है, उसका विवरण है वो अनुच्छेद 23 में वर्णित है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको साथ में चॉइस का भी बता देता हूँ। चॉइस में क्या वर्णित है, बाल शोषण निषेध। अनुच्छेद 24 में साफ साफ कहा गया है कि जो भी बच्चे हैं जिनको शिक्षा का अधिकार रहता है 6 से 14 वर्ष की उम्र तक, वो किसी भी कारखाने या फिर दुकान पर या फिर कोई भी ढाबे पर काम नहीं कर सकता जो कि गैर कानूनी है, ठीक है। तो इसमें जो साफ साफ कंडीशन दे रखी है बच्चों के लिए अनुच्छेद 24 में, और अनुच्छेद 23 में भी कुछ इसी प्रकार का है दोस्तों। अगर कोई भी व्यक्ति हो उससे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, ठीक है, इनमें भी अलग अलग है। ये तो 24 है वो पर्टिकुलर बच्चों के लिए, ठीक है, जो कि छोटी उम्र के होते हैं और उनको कारखानों या फिर दुकान या फिर ढाबों पर काम कराया जाता है। और अनुच्छेद 23 है वो किस पे बेस है, सभी पर। कोई भी मनुष्य या व्यक्ति जिससे जबरदस्ती काम कराया जाता है, बलात् श्रम निषेध, ठीक है, इसे बोलते हैं बलात् श्रम निषेध, ठीक है, ना कि बाल श्रम निषेध। और अनुच्छेद 24 है बाल शोषण निषेध, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे कि बच्चों को 24 घंटे काम करवाते हैं, ठीक है, जो भी दुकानदार है उनके साथ अत्याचार करते हैं और छोटे छोटे बच्चों को 24 घंटे काम कराते हैं, ठीक है। तो इसी ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 24 में है वो बच्चों को काम कराने से रिलेटेड। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद आ जाएगा कि अनुच्छेद 24 में है जो बाल श्रम निषेध का उल्लेख है, और अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार तथा किसी के भी साथ जबरदस्ती श्रम कराया जाता है वो निषेध है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो कि एक अलग भाग है अपना, ठीक है, जो कि भाग 4 में वर्णित है। जैसे कि मूल अधिकार का जो भी विवरण है वो भाग 3 में है, तो जो भी राज्य के निर्देशक तत्व है वो है जो भाग 4 में है, और यह है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो 3 है आपका, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 40 में जो भी ग्राम पंचायत है उनका गठन का विवरण है, और अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा का विवरण है, तथा अनुच्छेद 51 के का में मूल कर्तव्य का विवरण है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों पहला है अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायत का गठन है। जब भी दोस्तों गांव में पंचायत बैठती है तो एक आदमी दूसरे आदमी को क्या बोलता है, चलो सा, क्या चलो सा, गांव में पंचायत है, ठीक है, पंचायत बैठी है तो चलो सा, क्यों नहीं चलते ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक है दोस्तों, चलो सा, कहाँ पर, गांव में पंचायत बैठी है वहाँ पर चलो सा, ठीक है। तो चलो सा जो कि सिमिलर वर्ड है 40 से, ठीक है, 40 या फिर चलो सा, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 45, जिसमें निःशुल्क शिक्षा का विवरण दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस अनुच्छेद से भी आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों, क्योंकि शिक्षा का अधिकार है वो किसमें दे रखा है, 21 के काम है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु को शिक्षा का अधिकार है, और यहाँ पर बात की जा रही है निःशुल्क शिक्षा की, ठीक है। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, जैसे कि एक तो बात होगी निःशुल्क शिक्षा की, ठीक है, और हम लिखते हैं एक फीस माफी पर एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि निःशुल्क फीस यानी कि शिक्षा का प्रावधान रखा जाता है एप्लीकेशन के थ्रू, जिसमें एक एप्लीकेशन दी जाती थी, और हम अक्सर लिखते भी है फीस माफी पर अर्जी, ठीक है। तो हम कैसी एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर फीस कंसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन को छोड़ दे तो फॉर और फीस इंपॉर्टेंट है, फॉर से अपना फॉर बनेगा, और फी वर्ड है वो सिमिलर है 5 से, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 45 है वो निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख करता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 51 के का, अनुच्छेद 51 के का में है जो मूल कर्तव्य का विवरण है, ठीक है। अनुच्छेद 52, जिसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में जो भी है उसका उल्लेख है, और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति का नाम आ रहा है अनुच्छेद 52 में, तो राष्ट्रपति कहाँ पर रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भवन है उसमें से अगर एच हटा दे तो क्या बनता है अपना 52, ठीक है। तो 52 से याद आएगा अपना अनुच्छेद 52। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 54, जो कि राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जा रही है, तो यहाँ पर दोस्तों चुनाव वर्ड इंपॉर्टेंट है, और चुनाव है जो काफ़ी सिमिलर है 54 से, ठीक है। 54 मतलब 54, तो 54 और चुनाव दोनों ही सिमिलर है, 54 चुनाव, 54 चुनाव, ठीक है दोस्तों।
तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 79, 80 और 81, ठीक है, यानी कि 79, 80 और 81, ठीक है, चूंकि ये तीनों है जो क्रमशः है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ट्रिक बनती है कुछ ऐसी ही रिलेटेड ट्रिक बनती है जो कि बहुत ही सरल है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सरल ट्रिक है वो है जो अनुच्छेद 79, 80 और 81 से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ये सरल ट्रिक है, तो यहाँ पर दोस्तों स से बनेगा संसद का गठन, ठीक है, रा से बनेगा राज्यसभा का गठन और ला से बनेगा लोकसभा का गठन। चूंकि आपको ये याद हो जाएगा कि 79, 80 और 81 संसद, राज्य और लोकसभा से रिलेटेड है, पर आप इसे क्रम वाइज याद नहीं कर पाएंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकेंगे कि यह ट्रिक बहुत ही सरल है। सा से अपना संसद बना, रा से अपना राज्यसभा बना और ला से आपका लोकसभा बना, जिसे आप तीनों को क्रम वाइज बांट सकते हैं 79, 80 और 81 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 110 अनुच्छेद, जिसमें मनी बिल यानी कि धन विधेयक का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ पर धन की बात की जा रही है, तो आप भी दोस्तों कुछ पैसा कमाते होंगे, ठीक है, कोई ना कोई तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों बात धन की हो रही है, तो एक एक पाई इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। जब कमाने की बात होती है तो एक एक पाई इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो बड़ी मेहनत से एक एक पाई इकट्ठा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक और एक आ ही रहा है और पीछे क्या लगा है, जीरो। और हम ये भी जानते हैं कि धन की वैल्यू कब बढ़ जाती है, जब पीछे जीरो लगते हैं, ठीक है, यानी कि 1 लाख है तो जीरो लगा तो 10 लाख हो गए, ठीक है, यानी कि धन की वैल्यू तब बढ़ती है जब पीछे जीरो लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक के पीछे भी जीरो है, तो अपना बन गया अनुच्छेद 110 जो कि धन विधेयक का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 124 है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और अनुच्छेद 214 है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिक क्या बनती है दोस्तों, हम जैसे कि जानते हैं कि हाई कोर्ट से ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट 1 है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, 2 है, ठीक है। अगर हाई कोर्ट 2 है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, 4 है, ठीक है, यानी कि दुगना है हर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी ही ट्रिक सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर दोस्तों जो नंबर देख रहे हैं वो है 1, 2 और 4, यानी कि हाई कोर्ट 1 है तो सुप्रीम कोर्ट 2 है, और अगर ये 2 है तो ये 4 है, ठीक है। अगर बात करें हाई कोर्ट की तो इसमें भी सेम नंबर आ रहे हैं, पर इनका नंबर का क्रम है वो उल्टा है, यानी कि 1 की जगह 2 है और 2 की जगह क्या है, 1 है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आज से आसानी से याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 124 में है जो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है और अनुच्छेद 214 में है जो हाई कोर्ट का वर्णन है, ठीक है, जो भी इसका गठन है इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 244 और 330 जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो अनुच्छेद 244 है वो इसके क्षेत्र का वर्णन देता है, यानी कि जो भी एरिया लगते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, उसका वर्णन है जो अनुच्छेद 244 देता है। और 330 वाला अनुच्छेद है वो इसके आरक्षण की बात करता है, जो भी अनुशासित जाति और जनजाति है उनका जो आरक्षण है उनकी बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिक क्या बनती है कि जो एरिया की बात की जा रही है तो हमें पता है कि एरिया का एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी है उसका हम स्क्वायर करते हैं जब एरिया निकालते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, ठीक है। अब एक बार और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हम हिंट के सारे याद कर सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्र है उनका वर्णन है वो 244 में मिलेगा। चूँकि आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे तो आप सीधा स्क्वायर वाला आइडिया अपनाओगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है और 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इस प्रकार अपना 244 बनेगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा या फिर एग्जाम के टाइम आसानी से आपको याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 330 जिसमें इनके आरक्षण का विवरण है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आरक्षण वर्ड है वो जुड़ा है जो कि अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित से हम अ लेंगे और आरक्षण से भी हम अ लेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से 3 बना और यहाँ से 3 बना, ठीक है, अ के भाग से 3 बना तो 3 और 3 क्या हो गए 33, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आरक्षण में पीछे का वर्ड हरना में आपको 0 मिल रहा है, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे तो बनेगा अपना 330। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे भी याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 330 में है जो अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 352, 356 और 360 जिसमें क्रमशः राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन तथा वित्तीय आपात का वर्णन है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे ये सिमिलर फॉर्म में है, जैसे इसमें हर टाइम 4 ऐड हो रहा है, यानी कि 352 में 4 ऐड किया तो 356 आ गया, 356 में 4 ऐड किया तो 360 आ गया, ठीक है। तो इसकी मैंने सिमिलर ट्रिक बनाई है दोस्तों। इसकी ट्रिक है, एक बंदा बोल रहा है कि अगर मैंने 3 पंच दे दिए ना, ठीक है, तो राष्ट्र में आपात छा जाएगा, ठीक है। एक बंदा ऐसा बोल रहा है कि अगर
3 पंच दिए तो राष्ट्र में अपा छा जाएगा चारों ओर। कहाँ पर? चारों ओर। फिर शासन भी मेरा होगा और वित्त यानी कि सारा धन भी मेरा होगा। ठीक है, एक बंदा बोल रहा है या फिर एक शासक बोल रहा है, अगर मैंने 3 पंच दे दिए ना, पूरे राष्ट्र में आपात फैल जाएगा चारों ओर। ठीक है, और उसके बाद शासन भी मेरा होगा और धन भी मेरा होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है 3 पंच देने से। यहाँ पर 3 से 3 बनेगा, पंच से 5 बनेगा, देने से 2 बनेगा। ठीक है, और चारों ओर से बनेगा, हर टाइम आपको 4 ऐड करना है। पूरे राष्ट्र में आपात फैल जाएगा। ठीक है, यानी कि इमरजेंसी लग जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला याद आएगा राष्ट्रीय आपात। इसके बाद क्या हुआ? शासन भी मेरा होगा और सारा जो धन है वो भी मेरा होगा। ठीक है, तो शासन से आपको याद आएगा शासन प्रणाली, और धन यानी कि यहाँ पर वित्त की बात हो रही है तो इससे याद आएगा अपना वित्तीय आपात। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इस तीनों अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 368 और 370। 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, यानी कि संविधान के संशोधन में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों संविधान के संशोधन की बात की जा रही है। तो संशोधन का मतलब क्या हुआ? कुछ महत्वपूर्ण हीन तथ्यों को हटाना तथा उसमें कुछ नया प्रवेश करना जो कि भारतीय संविधान या फिर भारत के लिए कुछ अच्छा हो, ये सब कुछ करना, यानी कि संविधान में काटछाट करना संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा से मतलब हुआ छटनी करना एक प्रकार से। ठीक है, यानी कि जो भी बुरे हैं उनको हटाना और जो अच्छे हैं उनको नए से जोड़ना। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया हो गई अपनी छटनी। ठीक है, तो हम छटनी एक प्रकार से संविधान की छटनी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 368 में पीछे के वर्ड है 6 और 8, तो 6 और 8 से हम बना सकते हैं छांट, यानी कि छांट मतलब छटनी करना। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके आगे आपको 3 जोड़ना है। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में अगर 68 पीछे मिल जाएगा तो आप इसे आसानी से टिक कर सकते हैं, और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि इसके आगे 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले कुछ 4 इंपॉर्टेंट संविधान में हुए संशोधन को रखा है जो कि अनुसूचियों से रिलेशन रखते हैं, यानी कि अनुसूची 9, अनुसूची 10 और अनुसूची 11 और अनुसूची 12 किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले अनुसूचियाँ टोटल 8 ही थी। ठीक है, बाद में ये 4 और जुड़ गई। ठीक है, ये अलग अलग संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई दोस्तों। तो मैंने दोस्तों अनुसूचियों पर अलग से टॉपिक बना रखा है जिसमें अनुसूचियों में किस संबंधित तथ्यों का उल्लेख है उसकी ट्रिक भी आप जरूर देखें दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी ट्रिक है मेरी 577 वाली ट्रिक। इनके लिए कौन सी ट्रिक है? 577 वाली ट्रिक दे दो इनका नाम। ठीक है, जिसमें 9वीं 10वीं और 11वीं अनुसूची है वो क्रमशः जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने नंबर लगा दिया 1 2 3 4, जिसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को दे रखा है दोस्तों। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का नियम का उल्लेख है, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का विवरण है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या फिर शहरी विकास क्षेत्र का वर्णन है। इनको मैंने अलग से ट्रिक के माध्यम से समझा रखा है दोस्तों अनुसूचियों वाली वीडियो में, तो इनको मैं यहाँ पर ट्रिक से नहीं बताऊंगा, यहाँ पर ओनली संविधान संशोधन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रिक बता दी 577 वाली ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 के आगे 577 जोड़ देना है। ठीक है, चूंकि 577 में टोटल 3 डिजिट है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों डिजिट को नीचे के तीनों डिजिट से आगे जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 5 7 7, तो हमारा ऐसे बनता है दोस्तों, जो पहला संविधान संशोधन है उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और ये संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पहला संविधान संशोधन है वो किस सन में हुआ था, तो वो हुआ था 1951 में। ठीक है दोस्तों, और उसमें जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर हुआ 52वां संविधान संशोधन जो कि 10वीं अनुसूची को जोड़ता है, और फिर हुआ 73वां संविधान संशोधन जिसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और फिर है 74वां संविधान संशोधन जिसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो आपको बस ये 577 वाली ट्रिक याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान संशोधन 42। ठीक है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और ये हुआ था 1976 में, और इसको है जो लघु संविधान की परिभाषा दी गई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान को लघु संविधान की परिभाषा दी गई, तो वह है अपना 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो कुछ नए वर्ड जोड़े गए वो है एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी। ठीक है दोस्तों, इसी के सारे इसको लघु संविधान कहा गया, और इसमें जो प्रमुख थे वो थे अपने 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, और 10 जो मूल कर्तव्य है उनका उल्लेख है वो अनुच्छेद 51 के काम है, जिसको मैंने ट्रिक के सारे समझा दिया है प्रमुख अनुच्छेद वाली वीडियो में, तो इसे भी आप जरूर देखें दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे दूंगा। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है,
10 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम फंडामेंटल से F उठाएंगे, ड्यूटी से D उठाएंगे, ठीक है। तो F से हमारा कौन सा डिजिट बनेगा, 4, F फॉर 4। और D से हमारा कौन सा डिजिट बनता है, 1 से 10 तक कोई नहीं बनता, ठीक है। तो हिंदी में बनाएंगे D फॉर 2, ठीक है। जैसे 2 लिखते हैं तो D आता है आगे, ठीक है। तो D से बनेगा अपना 2 और F से बनेगा 4 यानी कि 42, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान संशोधन 44 यानी कि 44वां संविधान संशोधन। ये भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें है जो संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले मूल अधिकार में थे, पहले हमारे 7 मूल अधिकार थे, यहाँ पर संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, हमारे अब 6 मूल अधिकार है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये दोस्तों है जो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि संपत्ति से संबंधित है 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास संपत्ति आ जाए, खूब सारा धन पैसा आ जाएगा, तो आपके चारों ओर क्या होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, ठीक है। इधर भी खुशियाँ, इधर भी खुशियाँ, यानी कि चारों ओर खुशियाँ, ठीक है। यहाँ पर वर्ड है 4, ठीक है। और इधर इधर यानी कि इधर भी 4 इधर भी 4, ठीक है। इधर भी 4 और इधर भी 4 और, मतलब चारों और खुशियाँ, इधर भी 4 इधर भी 4, ठीक है। तो 4 4 से अपना बनेगा 44वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान संशोधन 61, ठीक है। इसमें है जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है। इस संविधान संशोधन के तहत कोई भी 18 साल का व्यक्ति है वो मतदान कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे 21 से घटाकर 18 कर दी, तो 21 को हम हिंदी में लिखेंगे और 18 को भी हम हिंदी में लिखेंगे, और यहाँ से कुछ वर्डों को लेंगे, ठीक है, जैसे ई, क, स और ठ, ठीक है। तो इस वर्डों को लेंगे तो हमारा बनेगा 61 यानी कि 61। तो इस प्रकार दोस्तों हमें ये भी याद आ जाएगा कि 61वें संविधान संशोधन के तहत है जो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान संशोधन 69 जिसमें है जो दिल्ली का उल्लेख है, ठीक है। और दिल्ली के बारे में कुछ बातें की गई है, जैसे दिल्ली है जो एक 7 केंद्र शासित प्रदेश में से एक है, और इसे है जो विशेष दर्जा दिया गया दोस्तों। और इसमें जो सदस्य सीटें हैं एमएलए की, ठीक है, यानी कि विधानसभा की, वो भी इसमें दी गई है दोस्तों। और इससे जो प्रमुख बात है, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। क्या नाम दिया गया इसे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो विधानसभा की सीटें हैं वो भी इसके लिए फिक्स की गई, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये दिल्ली से रिलेटेड है। कौन सा, 69। तो आपने एक मूवी देखी है दिल्ली 6, अभिषेक बच्चन की मूवी है एक दिल्ली 6, ठीक है दोस्तों, आपने गाने भी सुने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली 6, ठीक है, 6 आ रहा है तो एक 6 को एक बार फिर से उल्टा कर दो तो आपका बनेगा 9, तो ये बन गया आपका 69। तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं कि दिल्ली का विवरण है वो संविधान संशोधन 69 तहत के है, ठीक है दोस्तों। अब आपके आता है लोकसभा और विधानसभा से संबंधित संविधान संशोधन। एक तो है अपना 84 और एक है 91 जिसमें मंत्री परिषद सदस्य संख्या रखी गई, ठीक है। संविधान संशोधन 91 में मंत्री परिषद के जो भी सदस्य संख्या है उनको रखा गया, और वो होती है लोकसभा और विधानसभा की 15%, यानी कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या होती है लोकसभा व विधानसभा के सदस्य का 15%, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री, ठीक है, यानी कि पीएम। और आपने एक मूवी देखी होगी पीएम की नायक, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन के लिए पीएम बनाया जाता है, ठीक है। और ये मूवी थी नायक, ठीक है। अगर हम इसमें 91 में 9 और 1 को जोड़े तो 9 और 1 बनता है 9 1 यानी कि नायक, ठीक है। यानी कि मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है वो है नायक यानी कि पीएम, ठीक है। तो नायक से हम याद कर सकते हैं 9 1 यानी कि 91वां संविधान संशोधन। ये है जो मंत्री परिषद के सदस्यों का उल्लेख करता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों संविधान संशोधन 84, ठीक है। इसमें है जो 2026 तक लोकसभा व विधानसभा की सीटों को फिक्स रखा गया, ठीक है। संविधान संशोधन 84 के तहत लोकसभा व विधानसभा की सीटों को फिक्स रखा गया, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे संविधान संशोधन 91 है वो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या का रिलेशन देता है, जो कि लोकसभा व विधानसभा की सीटों का 15% है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें निकालनी है लोकसभा और विधानसभा की सीटें, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको 15 का डिफरेंस करना होगा, किसमें, 91 में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 15 का डिफरेंस लेंगे तो 1 और 5 में डिफरेंस हुआ 4, और 9 और 1 में डिफरेंस हुआ 8। तो इस प्रकार हमारा आया 84 संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा व विधानसभा की सीटों का वर्णन है, और इसमें है जो 2026 तक लोकसभा व विधानसभा की सीटों को फिक्स रखा गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं संविधान संशोधन
93, ठीक है, यानी कि 93वें संविधान संशोधन में सरकारी शिक्षक संस्थान के साथ निजी शिक्षक संस्थान को भी आरक्षण दिया गया। ठीक है, सरकारी शिक्षण संस्थान को तो पहले ही आरक्षण था और फिर बाद में क्या हुआ, निजी क्षेत्र के जो भी शिक्षण संस्थान है उनको भी आरक्षण मिल गया। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, जैसे सरकारी को आरक्षण मिलता है तो निजी वाले क्या कहेंगे, मुझे भी आरक्षण दो, नहीं तो मैं वो कर दूंगा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। ठीक है, वो बोलते हैं, ठीक है, ऐसा ही बोलेंगे। अगर सरकारी वाले को आरक्षण दिया तो निजी वाले ये बोलेंगे, यार मुझे भी आरक्षण दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, नहीं तो मैं वो कर दूंगा, नहीं तो मैं फलाना ढीकना जो भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, नहीं तो के तहत है जो सरकार ने इनको भी आरक्षण दिया, नहीं तो के तहत। ठीक है, करने तो कुछ नहीं वाले है, ठीक है, नहीं तो ही करेंगे। ठीक है, नहीं तो यानी कि नहीं मतलब 9, तो मतलब 3, इस प्रकार से हमारा बना संविधान संशोधन 93। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन, जो कि आपको पता ही है, इसमें जो जीएसटी है वो लाया गया है। ठीक है, यानी कि सभी टैक्स को हटाकर जीएसटी टैक्स को लाया गया है। ठीक है, तो यह है जो 101% है जो सही रहा। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी ने ये किया वो 101% है, वो एकदम सही था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 101% वाली ट्रिक आपको रखनी है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको याद आएगा 101वां संविधान संशोधन जिसमें जीएसटी टैक्स को लाया गया दोस्तों। अब है जो लेटेस्ट 12 जनवरी 2019 को जो संविधान संशोधन आया वो था 103, यानी कि 103वां संविधान संशोधन, जिसमें जो भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र के लोग हैं, उनको 10% का आरक्षण दिया गया जॉब और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन क्या आता है, जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको शिक्षा और जॉब के क्षेत्र में 10% का आरक्षण रखा गया। ठीक है, तो पहले तो क्या था दोस्तों, ओनली एसटी एससी या फिर ओबीसी को आरक्षण था, अब है जो तीनों वर्गों में आरक्षण मिलने लग गया। ठीक है, हालांकि इनमें जो आर्थिक रूप से कमजोर जनरल के छात्र हैं उनको ही आरक्षण मिलेगा, पर जनरल को अभी मिल रहा है कुछ तो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार है जो तीनों वर्ग को आरक्षण मिल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है तीनों का, एसटी एससी ओबीसी और जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 10% तो है ही इनका आरक्षण, और उसमें आपने 3 ऐड कर दिया तो बना 103, जो कि इसके संविधान संशोधन को दर्शाता है। ये ओनली एक ट्रिक मात्र है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप दिल पे ना लें। अगर दोस्तों आप इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों पहले देखते हैं प्रथम अनुसूची। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम अनुसूची में संघ व राज्यों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, इसे हम शॉर्ट में मैंने लिखा है संघ व राज्यों का उल्लेख। अगर हम भारत के मैप को देखेंगे तो सर्वप्रथम हमको वहाँ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही नजर आएंगे, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर पर भारत के लिए अपने राज्य ही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राज्य व संघ क्षेत्र है वो ही है, तो इसे तो हम बिना ट्रिक के साथ याद ही कर सकते हैं दोस्तों। अगली जो द्वितीय अनुसूची है उसमें है जो वेतन का उल्लेख है। तो यहाँ पर दोस्तों वेतन का मतलब सीधा सीधा है कि जो भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी उच्च पद पर जो भी कार्यरत पुरुष है, उनका जो वेतनमान है वो द्वितीय अनुसूची में दिया गया है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे वेतन की बात करी जाए तो मतलब सैलरी से है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति है जो 2 पैसा कमाना चाहता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो 2 पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, तो 2 से हम द्वितीय अनुसूची याद कर सकते हैं, और पैसे से यानी कि कमाने से हम वेतन को आसानी से रिलेट कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अगली अनुसूची है तृतीय अनुसूची, जिसमें इन सभी के महापुरुष जिनको ऊंचा पद दिया जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री या फिर जो भी राज्यसभा जो भी सदस्य है, इनकी शपथ होती है, उनका विवरण है वो तृतीय अनुसूची में है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों शपथ वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों शपथ में 3 वर्ड है। ठीक है, यानी कि ये बिना मात्रा वाले 3 शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शपथ, तो यहाँ पर 3 अक्षर है, तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे कि यह 3 यानी कि तृतीय अनुसूची में है। आगे देखते हैं दोस्तों चौथी अनुसूची। इसमें दोस्तों राज्य व संघीय क्षेत्र के जो भी राज्यसभा के जो भी प्रतिनिधित्व होते हैं उनका विवरण है जो इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में कहें तो राज्यसभा प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हमारा हो गया। ठीक है, जो कि चौथी अनुसूची में है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि राज्यसभा में जब प्रतिनिधित्व बैठते हैं तो चारों ओर बैठते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राज्यसभा यानी कि राजा की सभा ऐसे समझ लो, तो राजा की सभा के चारों ओर भी प्रतिनिधि होते हैं, और राज्यसभा में देखें तो भी चारों ओर अपने प्रतिनिधि मिलेंगे। ठीक है, तो चारों से हम 4 याद कर सकते हैं, यानी कि चौथी अनुसूची में है जो राज्यसभा के जो भी प्रतिनिधित्व है उनका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 5वीं अनुसूची, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र या फिर जनजाति या फिर जाति के जो भी प्रशासन व नियंत्रण है उनका उल्लेख है। ठीक है, तो सीधी सी बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है,
तो दोस्तों जैसे हम जाति और जनजाति को देखते हैं तो जाति को इंग्लिश में बोला जाता है कास्ट और जनजाति को इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइब, यानी कि एससी और एसटी, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो दोनों कास्ट और ट्राइब को हम देखें तो दोनों में 5 वर्ड है, यानी कि CAST कास्ट, TRIB ट्राइब। ठीक है, दोनों में 5 वर्ड है। तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम 5 से 5वीं अनुसूची याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठी अनुसूची जो कि 5वीं अनुसूची के समान है। इसमें भी अनुसूचित जनजाति और क्षेत्र का उल्लेख है, पर इसमें प्रमुख 4 राज्यों के जो भी अनुसूचित जनजातियां हैं उनका उल्लेख है। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 राज्य वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। तो इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों, इस चारों राज्य के साथ। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, मैं आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ। 6/3 = 2, यानी कि 6 में अगर 3 का भाग जाए तो 2 आता है। ठीक है, तो 6 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों सम से अपना बनेगा असम और 3 यानी कि 3। ठीक है, 3 को हम 3 भी बोलते हैं संस्कृत में। तो 3 से बनेगा त्रिपुरा, और यहाँ पर दोस्तों 2 से हम बनाएंगे 2M। ठीक है, यानी कि 2M है। ठीक है, एक M तो है अपना मेघालय का और दूसरा M अपना मिजोरम का। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। अगर 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 6 से हमारा मतलब हुआ छठी अनुसूची। ठीक है, ये भी आपको रिलेट हो रहा है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 एक सम संख्या है, तो सम से आपका असम राज्य याद आएगा और 3 से आपका त्रिपुरा याद आएगा जो कि 3 को इंडिकेट करता है, और 2 यानी कि यहाँ पर 2M है जो कि पहले M का मतलब हुआ मेघालय और दूसरा M का मतलब हुआ मिजोरम। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको अनुसूची व उसमें जो भी अनुसूचित जनजाति के 4 राज्य हैं उनका भी आपको विवरण मिल गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं अनुसूची जो कि केंद्र व राज्य के बीच की शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या दोस्तों, 7वीं को हम 7 बोले। ठीक है, 7 ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि 7 का मतलब होता है हम साथ देना। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर इनका बंटवारा हो गया। 7 तो दिया नहीं और केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा हो गया, यानी कि ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 7 वर्ड से आप ऑपोजिट, यानी कि 7 का ऑपोजिट होता है बंटवारा करना। ठीक है, यानी कि अलग करना। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से इसे हम याद कर सकते हैं कि 7वीं अनुसूची में 7 तो दिया नहीं, उल्टा बंटवारा हो गया। ठीक है, किसका, केंद्र व राज्य के बीच की शक्तियों का। ठीक है, इसमें भी आपको 3 अंक मिलेंगे, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है कि संघ है वो केंद्र सरकार के जो भी कानून है उनका उल्लेख करता है, और राज्य सूची में जो भी राज्य सरकार के जो भी कानून है उनका उल्लेख मिलेगा, और समवर्ती सूची में इन दोनों का उल्लेख मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8वीं, जिसमें 22 लैंग्वेजेज का वर्णन है। ठीक है, जो भी 22 लैंग्वेज है उनका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, और इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो पहले तो मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूं दोस्तों। जो 22 लैंग्वेज है उनमें इंग्लिश है वो इंक्लूड नहीं है दोस्तों। और पहले दोस्तों 14 लैंग्वेज थी, इसके बाद जो कि मूल भाषाओं के रूप में जानी गई उसी के टाइम, और उसके बाद दोस्तों 21वें संशोधन में 1968 ईस्वी में सिंधी भाषा जोड़ी गई, और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद जो 4 भाषाएं और जोड़ी गई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, जो कि 4 भाषाएं हैं। इसे भी मैं आपको आगे ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा दोस्तों। ये 4 भाषाएं मैथिली, संथली, डोंगरी व बोडो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टोटल 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में उनका विवरण मिलता है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे लैंग्वेज, यहाँ पर 22 लैंग्वेज है, तो यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज में हम अगर अक्षर देखें तो 8 अक्षर हमें मिलते हैं, LANGUAG, यानी कि 8 अक्षर हैं। तो इस 8 के माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि जो भी 22 लैंग्वेज है उनका जो वर्णन है 8वीं अनुसूची में मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9th, ठीक है, यानी कि 9वीं अनुसूची, जो कि संपत्ति के अधिकार या फिर भूमि के जो भी अधिकार है उनको दर्शाता है। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे हमने मूल अधिकार पढ़ रखा है दोस्तों, जो कि पहले 7 थे और उसमें से एक घटकर 6 हो गए। ठीक है, यानी कि आपको 7 ही मूल अधिकार मिल रहे हैं। तो इनमें जो संपत्ति के अधिकार को है जो मूल अधिकार से हटा दिया गया, बाद में 6 है जो मूल अधिकार बन गए। ठीक है, यानी कि क्रॉस मतलब नो, यानी कि इनको हटा दिया गया, ये अधिकार है जो अब नहीं है मूल अधिकार के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये कानूनी अधिकार बन गया है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 9 यानी कि क्रॉस यानी कि 9 लगाया है, तो आप 9 से 9 याद कर सकता है, यानी कि इनका विवरण है जो 9वीं अनुसूची में है दोस्तों। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची को है जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल से संबंधित कानून व नियम का उल्लेख है दोस्तों।
तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, 10 से हम दो वर्ड बनाएंगे, 10 से दोस्त या फिर दुश्मन, 10 से दोस्त या फिर दुश्मन। दोस्त या फिर दुश्मन ही दल बदलने का कार्य कर सकता है, यानी कि कोई भी समूह होता है दोस्त का, तो उसमें से जो दल बदलने का कार्य करेंगे, यानी कि समूह या फिर संघ को बदलने का कार्य करेंगे, वो या तो अपने दोस्त होंगे या फिर अपने दुश्मन होंगे। ठीक है, तो मैंने 10 से दो वर्ड बनाएंगे, दोस्त और दुश्मन, और ये दोनों है जो संघ बदल यानी कि दल बदलने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती राज से संबंधित जो भी कार्य हैं उनका विवरण मिलेगा, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या फिर शहरी क्षेत्र के जो भी कार्य हैं उनका उल्लेख मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, 11 से हम वर्ड बनाएंगे घर और 12 से हम वर्ड बनाएंगे बाहर। ठीक है, तो घर का मतलब हुआ घर जैसा वातावरण हमें कहाँ मिलता है, गांव में मिलता है। ठीक है, और वहीं पर क्या होती है, पंचायत, और बाहर जैसा वातावरण हमें शहर से मिलता है। ठीक है, तो 11 से घर बनाएंगे तो घर जैसा वातावरण हमें गांव में मिलता है जहाँ पर पंचायत बैठती है। तो इस प्रकार हमें से पंचायती राज से रिलेट करके याद कर सकता है। और बाहर जैसा यानी कि 12 से हम बाहर बनाएंगे तो बाहर जैसा वातावरण है वो शहरी वातावरण होता है। तो इसी प्रकार हमें से नगर पालिका या फिर म्युनिसिपैलिटीज नगर पालिका से संबंधित उल्लेख को हम विवरण में दर्शाता है। ठीक है, नगर और शहर एक ही होता है जो कि बाहर के वातावरण को दर्शाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 12 अनुसूचियां जो कि इसमें कंप्लीट किया दोस्तों। तो दोस्तों संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम 22 भाग को पढ़ते हैं। तो पहला भाग है हमारा भाग प्रथम, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र है उनका उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहली लाइन भाग को दर्शाएगा, और दूसरी लाइन उसमें जो भी अनुबंध है उनको दर्शाएंगे, और तीसरी लाइन में बताएंगे वो किस अनुच्छेद में है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले बात करते हैं कि पहले भाग में जो संघ और उसके जो भी राज्य क्षेत्र है उनका उल्लेख है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों जहाँ पर भारत की बात होती है तो यहाँ पर सबसे पहले उनके बेटों की बात होगी, यानी कि भारत को हम कहते हैं बाप समान है, और जो भी उनके संघ और राज्य क्षेत्र जो भी है वो उनके बेटे के समान है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों भारत की बात होगी तो वहां पर सबसे पहले उनके बेटे यानी कि संघ और उसके जो भी राज्य क्षेत्र है उनकी बात होगी। जैसे कि मैंने अनुसूचियों में भी बताया है कि प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य जो भी है उनका उल्लेख है। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों भाग प्रथम में संघ और उसके जो भी राज्य क्षेत्र है उनका उल्लेख है, और भाग 2 में देखें दोस्तों तो वहाँ पर आती है नागरिकता की बात, जिसे अनुच्छेद 5 से 11 में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर है जो हम देखें तो 22 नंबर है। ठीक है, 1 से 22 भाग हो गए तो 22 नंबर हो गए। ठीक है, तो नंबरों को ट्रिक के साथ रिलेट करना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो बीच वाले जो भी इंपॉर्टेंट अनुबंध हैं इनके सारे हम नंबर याद करेंगे। ठीक है, नंबर के सारे इनको याद नहीं करेंगे, बल्कि इन अनुबंध के सारे इन नंबर को याद करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमें नागरिकता से टू लाना है। ठीक है, जैसे नागरिकता में एक वर्ड है नाग। ठीक है, और नाग की जब भी आकृति देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की मिलती है जो कि टू के समान है। ठीक है दोस्तों, ये आकृति आप दिमाग में सेट कर लो तो आप ये कभी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, जैसे हम नाग की आकृति देखते हैं वो टू के समान है, तो हम कह सकते हैं कि नागरिकता है जो भाग 2 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भाग 3, जिसमें मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकारों का विवरण है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में दर्शाया गया है। तो ये अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मूल अधिकारों का, जो कि 12 से 35 है। ये आपको डायरेक्ट याद करना है, और इसकी जो रिलेवेंट ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ भाग से। जैसे दोस्तों हम 3 लिखते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार में अगर ल में देखें तो भी 3 मिल रहा है, और अधिकार में अ से स्टार्ट करें तो वहाँ पर भी 3 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक हो गई। या फिर हम कह सकते हैं मूल अधिकार में हम अगर आगे का वर्ड ले तो मुँह जैसा है। ठीक है, मुँह, और अ और मुंह को जोड़े तो मुंह होता है। ठीक है, तो मुंह हमारा किस शेप का बना होता है। ठीक है, जैसे 2 3 को मिला दे तो मुंह बन जाता है। ठीक है, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 तो मुंह बन जाएगा। ठीक है, तो 3 है जो इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, 3 जगह पर। ठीक है, एक तो मूल में ला की जगह 3 यूज हो रहा है, अधिकार में भी 3 यूज हो रहा है। अगर मुंह और आ को जोड़े तो मुंह बन रहा है, मुंह की आकृति भी 3 जैसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख है, वो अनुच्छेद 36 से 51 में है, और ये भाग 4 में है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, इसमें बात आती है नीति और निर्देश की। ठीक है, और जब भी हम किसी को निर्देश देते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं या फिर कुछ काम करने को कहते हैं। ठीक है, निर्देश देने का मतलब क्या होता है, किसी को काम करने के लिए कहना। ठीक है, और वो काम करने वाला कैसा होगा, ज़्यादातर हमें कामचोर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे हम किसी को निर्देश देते हैं तो उसको बुरा लगेगा। ठीक है, और वो काम चुराएगा, यानी कि काम से मन चुराएगा, यानी कि उसे हम कामचोर कहेंगे। ठीक है, तो काम
करने को बोलेंगे तो वो चुराएगा, यानी कि 4 आ रहा है, कामचोर में 4 आ रहा है, ठीक है, कामचोर 4, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं कि भाग 4 में है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाग 4 के काम है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों पहले भाग ही थे तो बाद में इनका भी विभाजन हो गया, जैसे 4 को काम है, ठीक है, जैसे 4 का का भी बन गया। इसमें जो मौलिक करते हुए का उल्लेख है और ये 51 अनुच्छेद के काम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे तो यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ आपको अलग से बताता हूँ, ठीक है। जैसे भाग 4 के का हो गया, भाग 5 में संघ है और भाग 6 में राज्य है, ठीक है। तो इनकी मैं 7 में ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को हम इंग्लिश में लिखते हैं ड्यूटी, ठीक है, और संघ को हम इंग्लिश में लिखते हैं यूनियन, ठीक है, संघ या फिर यूनियन या फिर ग्रुप, ठीक है। और राज्य को हम लिखते हैं स्टेट। हमारे भारत में कितने राज्य है? 29 राज्य है, ठीक है, ज़्यादा राज्य है तो स्टेट्स, ठीक है। संघ को हो गया यूनियन। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिक क्या है दोस्तों, इनके नंबर को हम गिनेंगे, जैसे ड्यूटी DUTY, ड्यूटी में 4 नंबर है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ भाग 4 में तो कर्तव्य है तो क से है, तो इसे भाग 4 के क से जोड़ा गया, ठीक है। क्या है ट्रिक दोस्तों, इनके हम नंबर गिनेंगे, जैसे ड्यूटी, यूनियन या फिर ग्रुप या फिर स्टेट्स, ठीक है। जैसे ड्यूटी में 4 अक्षर है तो इसे हम भाग 4 में रखेंगे, जैसे मौलिक कर्तव्य में क आ रहा है तो इसे भाग 4 के का में रखेंगे, ठीक है। और ये आपको अनुच्छेद याद करना है दोस्तों, ये 51 के का अनुच्छेद में है जो कि इंपॉर्टेंट है। और भाग 5 में है संघ, ठीक है, यानी कि यूनियन का वर्णन है, ठीक है। तो यूनियन में टोटल अक्षर देखें तो UNION यानी कि 5 अक्षर है। अगर इसे हम ग्रुप से रिलेट करें, संघ का मतलब होता है समूह यानी कि ग्रुप में भी आपको 5 वर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भाग 5 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाग 6 जिसमें राज्यों का उल्लेख है, और ये है जो अनुच्छेद 122 से लेके 237 तक है। अगर दोस्तों भाग 5 में देखें तो इसमें अनुच्छेद टोटल कितने हैं? 52 से लेके 151, यानी कि इसमें लगभग 100 अनुच्छेद है। तो हम कह सकते हैं कि यह सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। 152 से लेके 151 तक 100 अनुच्छेद होते हैं, तो यह भारत का सबसे बड़ा भाग है। आगे बढ़ते हैं भाग 6 में जिसमें राज्यों का उल्लेख है, और ये भी बहुत बड़ा है, इसमें 152 अनुच्छेद से 237 तक है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा भाग है, और इसमें जो राज्यों का उल्लेख है स्टेट्स में हम देखें तो 6 अक्षर है, ठीक है, STATES स्टेट्स, क्योंकि ज़्यादा है ना राज्य तो इसे हम स्टेट्स से दर्शाएंगे, ठीक है। तो हम इसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भाग 7 में जिसमें पहले वर्णन था पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ठीक है। तो पहले क्या होता दोस्तों, जो हमारे जो भी राज्य है उनको अलग अलग बांटा गया, ठीक है, जैसे ब्रिटिश राज्य हो गए, भारत के राज्य, ठीक है। अब तो सब राज्यों में समानता है, यानी कि भारत जब एकजुट हुआ तो सभी राज्यों को समान दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो बात है वो कुछ अलग सी थी, ठीक है, जैसे कि पहली अनुसूची के जो भी भाग ख के राज्य थे उनका वर्णन था, ठीक है। तो इस अनुसूची को निरस्त कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 338 में है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिक क्या बनती है, ठीक है, जैसे भाग 7 को हटा दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों भाग 7 में हम कहें कि ये 7 देने वाला, ठीक है, 7 मतलब 7, जो 7 देने वाला था वो भी छूट गया, ठीक है, निकल गया, ठीक है। तो ये कह सकता है कि जिसे हम आशा थी कि वो 7 देगा, यानी कि भाग 7 है वो 7 देगा हमारा, ठीक है, वो भी क्या हो गया, निकल गया, ठीक है, यानी कि छूट गया, ठीक है, यानी कि डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है कि भाग 7 को हटा दिया गया, ठीक है। और यह है जो 1956 में हटा गया 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। देखो दोस्तों इसमें भी रिलेवेंट है, ठीक है, जैसे भाग 7 है वो 7वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, यानी कि भाग 7 ने 7 दिया ही नहीं, और 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1956 में से हटा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भाग 8 जिसमें संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 239 से 200 तक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है अब इंडिया में? 7 है, ठीक है। तो दोस्तों 7 ने तो हमारा साथ ही नहीं दिया, ठीक है, 7 ने तो हमारा साथ ही नहीं दिया, यानी कि 7वां भाग ना होता तो 8 आज 7वें की जगह होता, जबकि हम जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज भारत में 7 है, ठीक है। तो हम ये तो कह नहीं सकते हैं कि ये भाग 7 में है, तो हम कहेंगे कि ये भाग 8 में है, ठीक है। आपको एक बढ़ाना होगा, ठीक है, जैसे यूनियन टेरिटरीज है टोटल 7 है, तो 7 तो हम जानते हैं कि भाग 7 को डिलीट कर दिया गया, तो भाग आएगा 8 यहाँ पर, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाग 9 में है जो पंचायत का विवरण है, जो कि अनुच्छेद 243 में है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, अगर पंचायत का हम संधि विच्छेद करें तो पंच प्लस आयत होता है, ठीक है। पंच का मतलब होता है 5 और आयत में बुझाया होता है 4, और 5 और 4 को जोड़ा जाए तो हमें 9 मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पंचायत का जो भी विवरण है वो भाग 9 में है, और ये अनुच्छेद 243 में है। और भाग 9 को भी 2 भाग में और बांटा गया बाद में, जो कि भाग क है और भाग ख, ठीक है, यानी कि 9 क 9 ख, ठीक है। तो 9 क में आता है नगर पालिका, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे नगर पालिका में पहले का अक्षर 9 है और लास्ट का अक्षर का है, यानी कि 9 मतलब 9 का मतलब का, यानी कि 9 के क में वर्णित है, ठीक है। और दूसरा जो है ख,
नौ के ख में क्या वर्णित है? सहकारी समितियाँ, ठीक है। और सहकारी समितियाँ में किसे बोलते हैं? जो भी लोग एकजुट होकर आर्थिक सहयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी समिति बनाते हैं जिसमें सबका भला हो, ठीक है। यानी कि यह समिति एक व्यक्ति के लिए एक नौका यानी कि नाव की तरह हो गया जो कि उसको पार लगाता है, ठीक है। जैसे नौ ख भाग में वर्णित है तो यह एक नौका की तरह समितियाँ होती है, सहकारी समितियाँ, जिसमें सभी लोग एकजुट होकर आर्थिक सहयोग के लिए एक समिति बनाते हैं, ठीक है। यानी कि एक नौका की तरह हो गया, ठीक है, जो कि हमें पार पहुंचाती है, ठीक है। यानी कि नौका में सहकारी समिति का उल्लेख है। नौका इज इक्वल टू है वो सहकारी समिति के जैसा ही है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाग 10 में, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्र का उल्लेख है। इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे मैंने पहले अनुसूची वाले टॉपिक में बताया था कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति अनुसूची 5 में है, ठीक है, इसका वर्णन, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि इसे हम कैसे याद करते हैं? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। जैसे कास्ट में देखें तो 5 वर्ड आते हैं और ट्राइब में देखें तो 5 वर्ड आते हैं। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, अनुसूची 5 में है, ठीक है। और ये है जो भाग 10 में है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे यहाँ पर हमें 5 और 5 को ऐड करना होगा, ठीक है, यानी कि कास्ट का 5 और ट्राइब का 5 को हम ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना होगा दोस्तों, और अपने दिमाग में भी थोड़ा जोर लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रिक बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि नंबर आ रहे हैं ना, तो ट्रिक बहुत डिफिकल्टी से बनती है, तो आपको थोड़ा और अपना दिमाग चलाना होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाग 11, जिसमें संघ व राज्य के बीच के संबंध का उल्लेख है, और यह है जो 245 से 263 अनुच्छेद के बीच में है, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे संघ व राज्य के बीच संबंध, ठीक है, यानी कि रिलेशन है किसका? संघ और राज्यों का, ठीक है। और रिलेशन किसके बीच में होता है? दो जनों के बीच रिलेशन, यानी कि कपल जो भी होता है वो दो होता है, ठीक है। दो यानी कि लड़का और लड़की के बीच रिलेशन होता है, ठीक है। तो उसमें दो जने चाहिए, एक और एक, दो, यानी कि इसमें कौन है? संघ और राज्य। तो एक तो हो गया अपना संघ और एक हो गया अपना राज्य, इनके बीच रिलेशन है, यानी कि एक और एक कितने हो गए? 11, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये भाग 11 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भाग 12, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। वित्त और संपत्ति यानी कि यहाँ पर धन की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि आप अगर कमाने वाले हो घर पे, ठीक है, अगर आप धन यानी कि पैसा कमा रहे हो तभी आपको घर पे रखेंगे, ठीक है, अगर आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप निकम्मे रहेंगे या फिर आप जॉबलेस होंगे तो घर वाले भी आपको बाहर निकाल देंगे, अगर आपके पास धन या फिर पैसा है या फिर कोई भी सहायता घर में नहीं देंगे तो, ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके धन आपके पास है तो आप अंदर है, नहीं तो आप बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर से आप भाग 12 याद कर सकते हैं दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 364 से 300 तक है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भाग 13, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है, और ये है जो अनुच्छेद 301 से 307 में है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? भाग 13 में भारत के जो भी राज्य क्षेत्र है वो आपस में व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो भी है, जो भारत के जो भी बेटे या फिर राज्य है वो मिलजुल कर खा रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कहानी बनती है? ना तेरा ना मेरा, सब मिल बांट कर खाओ, ठीक है। भारत क्या कहता है अपने राज्यों को? ना तेरा ना मेरा, सब मिल बांट के खाओ, यानी कि जो भी राज्य आपस में है जो व्यापार करो, ठीक है। तो यहाँ पर ना तेरा ना मेरा, तेरा से आप भाग 13 याद कर सकते हैं, और सब मिलजुल कर खाओ या फिर मिल बांट के खाओ का मतलब क्या हो गया? भारत के जो भी राज्य क्षेत्र है उनके भीतर व्यापार होता है, वाणिज्य होता है और अच्छा समागम होता है, ठीक है। इसी कारण वो मिलजुल कर खाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, ना तेरा ना मेरा, मिल बांट कर सब खाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भाग 14, जिसमें संघ और राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं उनका विवरण है, और ये अनुच्छेद है वो 308 से 322 में है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? पहले तो मैं आपको बता दूं कि 14 का भी एक का भाग है जिसमें अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायालय या फिर प्राधिकरण जो भी है न्याय से संबंधित है, ठीक है। 14 से हम 14 बनाएंगे, ठीक है। 14 फोर्ट वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, फोर्ट से आप 14 बना सकते हैं, ठीक है। फोर्ट मतलब होता है किला, और आपकी जो भी राज्य है, ठीक है, उसमें जो किले बने हुए होते हैं, ठीक है, अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको अधिक से अधिक सेवाएं मिलेंगी, ठीक है, अच्छी सेवाएं मिलेंगी किले में, ठीक है, यानी कि वो महल की तरह होता है तो उसमें अधिक सेवाएं मिलेंगी और अच्छी सेवाएं मिलेंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि संघ और राज्य के जो भी फोर्ट है, किले है, उसमें अधीन को छोड़ के हम अधिक सेवाएं बोल दें, ठीक है, अधिक सेवाएं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर अधीन सेवाएं का मतलब हुआ जो भी सिविल सर्विसेज यानी कि IAS जो भी है उसकी सर्विसेज है वो इसमें इंक्लूड है, ठीक है दोस्तों। तो हम वापस ट्रिक पे आते हैं, संघ और राज्य के अधीन जो भी किले हैं उनमें अच्छी सेवाएं मिलती है, ठीक है। तो किले मतलब फोर्ट से 14 याद आएगा, और सेवाएं से आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं याद आएगा। और इसका जो दूसरा भाग है भाग 14 के का इसमें अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायालय या फिर प्राधिकरण जो भी है उसका विवरण है, और यह है जो अनुच्छेद 323 में है, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायालय, हम जब भी न्यायालय जाते हैं तो वो एक फोर्ट की तरह नजर आता है, यानी कि जैसे यहाँ पर भारत में देखा गया है कि जो भी पहले वो फोर्ट थे उनको हाई कोर्ट बना दिया गया, ठीक है।
बहुत जगह पर ऐसे फोर्ट थे जिनको बाद में हाई कोर्ट बना दिया गया। और आजकल भी देखें तो हाई कोर्ट एक कैसा बनता है, एक महल की तरह बनता है, ठीक है, यानी कि एक फोर्ट की तरह बनता है। तो फोर्ट से आप फोर्ट ही याद कर सकते हैं, और फोर्ट है वो महल की, यानी कि हाई कोर्ट की तरह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे न्यायालय से जोड़ के अधिकरण या फिर प्राधिकरण या फिर न्यायाधिकरण याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 15 जिसमें निर्वाचन का वर्णन है, और यह जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे निर्वाचन को हम अलग अलग करें, ठीक है, यानी कि निर और वाचन, वाचन का मतलब होता है बोलना, और अब जब भी हम बोलते हैं तो निर यानी कि पानी है वो बाहर नहीं आता, ठीक है, यानी कि पानी है वो अंदर रहता है। वापस से देखें दोस्तों, निर्वाचन को हम अलग अलग करें तो बनता है अपना निर और वाचन। निर बोलते हैं पानी को, ठीक है, और वाचन बोला जाता है बोलने को, ठीक है। हम जब भी बोलते हैं तो मुंह के अंदर जो पानी होता है वो बाहर नहीं आता, ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है। तो पानी अंदर रहता है, ठीक है। तो पानी अंदर से हम 15 बना सकते हैं, 15 पानी अंदर, ठीक है, यानी कि पानी अंदर ही रहता है जब हम बोलते हैं, यानी कि वाचन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं कि भाग 15 में जो निर्वाचन का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भाग 16 जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 में है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्गों की बात की जा रही है, अलग अलग जो भी वर्ग है उनकी बात की जा रही है दोस्तों, जो कि भाग 16 में है। तो अगर हम वर्ग को बोलते हैं हम स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर इंटू स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। स्क्वायर में टोटल साइड 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, ठीक है। यहाँ पर वर्गों की बात करी जा रही है तो ज़्यादा वर्ग होंगे, तो हमने 2 वर्ग लिए, उनका मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाग 17 जिसमें राज्य भाषा का उल्लेख है, जो कि 343 से 351 अनुच्छेद में है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे राजभाषा की बात हो रही है तो हमने पढ़ा है कि जो भी हमारी भारतीय संविधान में 22 प्रमुख लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। जो भी 22 भाषाएं हैं उनका विवरण मैंने दिया था ट्रिक के साथ। तो हमारे देश में टोटल 22 भाषाएं चलती है, ठीक है। तो हम उसे एक साथ तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। अगर एक दो भाषा होती तो हम एक जगह सीख जाते, ठीक है। तो टोटल 22 भाषाएं हैं, तो उनको हम एक साथ तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक साथ तो बोल ही नहीं सकते इन भाषाओं को, तो राज्य भाषा को हम एक साथ, जो कि 22 है, उनको हम बोल ही नहीं सकते एक साथ। तो एक साथ से हमें याद आएगा 17, यानी कि 1 और 7 को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा अपना 17। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं कि भाग 17 में जो राज्य भाषा का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भाग 18 जिसमें आपात उपबंध के जो भी है उनका उल्लेख है, और यह जो अनुच्छेद 352 से लेके 360 के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है आपात उपबंध, यानी कि आपात की बात हो रही है, यानी कि इमरजेंसी की बात हो रही है। जहाँ पर भी आपातकालीन होगा या फिर इमरजेंसी होगा वहाँ पर कोई नहीं ठहरेगा, ठीक है दोस्तों, वहाँ से सब चले जाएंगे। हम कहेंगे ए भाई ठहर, ना भाई मैं तो नहीं ठहरूंगा, ठीक है। ए ठहर, ना मैं तो नहीं ठहरूंगा। ए ठहर से आप 18 याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा भाग 18 में है आपात उपबंध, ठीक है दोस्तों। इसे इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रकीर्णन, और यह है जो अनुच्छेद 361 से 368 में है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। जैसे प्रकीर्णन मैंने विज्ञान में पढ़ा था, ठीक है। जब भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है, तो कैसे होता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारा रोशनदान होता है उसमें से प्रकाश आता है और उसमें से प्रकीर्णन होता है, ठीक है। और कुछ जो कण दिखाई देते हैं जिसे कोलाइडी कण भी कहते हैं, और उसका साइज भी कुछ निश्चित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो वो रोशनदान जो भी रस्से होते हैं उससे प्रकाश आता है और किसी एक कोने में जाता है प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक कोने में जाते हैं वो, ठीक है, प्रकाश की किरणें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक कोने से आप क्या याद कर सकते हैं, एक कोने में जाता है, ठीक है। तो 1 और 9 यानी 19 की बात हो रही है, तो 1 और 9 दोनों आते हैं, 1 और 9, 1 और 9, 1 9 1 9 1 9 1 9। तो ज़्यादा बार बोलेंगे तो एक कोने से मिलता जुलता वर्ड बनेगा, ठीक है। यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन एक कोने में होता है, ठीक है। 1 9 1 9 1 9 एक कोने एक कोने एक कोने, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम 19 से रिलेट करके याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भाग 20 जिसमें संविधान के संशोधन का उल्लेख है, जो कि 368 अनुच्छेद में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। वैसे मैं आपको अनुच्छेद की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रमुख जो भी अनुच्छेद है उसका मैं आपको विवरण दे दूंगा, ठीक है दोस्तों, अलग से। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है भाग 20, ठीक है। जैसे हम 2020 मैच देखते हैं, भारत में बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है।
तो यहाँ दोस्तों 2020 मैच आया कहाँ से, ठीक है। जैसे पहले टेस्ट खेला करते थे, फिर वनडे हुआ 60 ओवर का, उसमें भी संशोधन हुए और 50 ओवर बन गए, और फाइनली जो संशोधन हुआ वो 2020 पर ही रुक गया, ठीक है। यानी कि क्रिकेट के ओवर में जो भी ओवर कम होते गए वो 2020 ओवर पर रुक गया, यानी कि उनका संशोधन है वो 2020 ओवर तक ही रुक गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम इस ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं जो भी संशोधन का मामला है वो भाग 20 से रिलेवेंट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता है भाग 21, जिसमें जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 में है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों YouTube पे अलग सी वीडियो देखी होगी बाकी, तो इसमें जो सबकी ट्रिक नहीं देते हैं वो, ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रिक बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है उनके लिए, थक जाते हैं वो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एटलीस्ट सबकी ट्रिक बनाई है और सब अच्छी ट्रिक बनाई है, ठीक है दोस्तों। तो भाग 21 की क्या ट्रिक है दोस्तों, जैसे अस्थायी की बात हो रही है और संक्रमणकालीन की बात हो रही है, ठीक है। अस्थायी का मतलब क्या हुआ, एक जगह टिका नहीं रहना, ठीक है, यानी कि एक से दूसरी जगह पलायन करना या फिर जाना, ठीक है। संक्रमण की बात हो रही है, संक्रमण हम किसे बोलते हैं, एक से दूसरे में पहुंचना, ठीक है। संक्रमण उसे बोलते हैं जो एक से दूसरे में पहुंचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है भाग 21 की, जिसमें 2 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमें पीछे से स्टार्ट करना है 1 से 2, ठीक है। जैसे 1 से 2 तो वैसे 12 बनता है, अगर पीछे से स्टार्ट करें तो 21 बनता है, ठीक है। अस्थायी का मतलब क्या हुआ, एक से दूसरी जगह जाना, यानी कि 1 से 2, ठीक है। संक्रमण से क्या मतलब हुआ, एक से दूसरे में फैलना, यानी कि 1 से 2, तो 1 से 2 का मतलब क्या हुआ 21, उल्टा जाए तो, ठीक है। तो इसी प्रकार भाग 21 में है जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का उल्लेख है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो है संक्षिप्त नाम और हिंदी, ठीक है दोस्तों। तो यह जो भाग 22 में अगर हम किसी भी नाम को छोटा से छोटा कर दिया जाए, संक्षिप्त नाम का मतलब हुआ छोटा से छोटा नाम, भाई इसी का रख दो, ठीक है। तो छोटा से छोटा नाम, हम एक अक्षर का तो नाम रख नहीं सकते कि इसका नाम का है, कि है, खा है, ठीक है, ऐसा तो रख ही नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा छोटा नाम होता है वो 2 अक्षर का होता है, ठीक है। यानी कि आप 2 अक्षर के कितने भी नाम रख सकते हैं, राम है, राजू है, जो भी है, ठीक है। तो 2 नाम के अक्षर आपको चुनने होंगे, अगर आपको संक्षिप्त में किसी का नाम देना है तो 2 अक्षर तो आपको चाहिए, ठीक है। तो 2 से आपका 22 बनेगा, यानी कि भाग 22 में है जो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 तक है। इसे है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ले गया है दोस्तों, यानी कि मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ले गए हैं, और इसका जो वर्णन है वो भाग 3 में मिलता है, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार का वर्णन है वो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है, और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है दोस्तों। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 3 को है जो भारत का अधिकार पत्र या फिर मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान, यानी कि 352 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। यह दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मौलिक संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जिसका विवरण अनुच्छेद 31 में है, ठीक है, उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले जो एक मौलिक अधिकार था और इसे जो अभी कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया। तो हमारे जो मौलिक अधिकार थे पहले 7 थे, अभी 6 हो गए, ठीक है। तो इन 6 मौलिक अधिकारों को हम एक ट्रिक के साथ समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पास वाले घंटे को जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं आपके लिए नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मौलिक अधिकार है वो 6 है, ठीक है। तो दोस्तों इस 6 मौलिक अधिकार को जो कि कौन से अनुच्छेद में है उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे नंबर वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहले तो आपको 6 जो मौलिक अधिकार है उनका नंबर वाइज से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहला अपना समता या फिर समानता का अधिकार, दूसरा अपना स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और चौथा है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा अपना संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 जो मौलिक अधिकार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है जो अनुच्छेद से रिलेवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 तक है दोस्तों,
और बाद में आता है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24 है अनुच्छेद में। और आगे आता है अपना चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा आता है अपना संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। और यहाँ पर दोस्तों अपना अनुच्छेद 31 मिस होता है क्योंकि इसमें जो संपत्ति का अधिकार था उनका वर्णन था, तो डायरेक्ट है जो 32वां अनुच्छेद आएगा जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक साइड में आपके मौलिक अधिकार हैं और एक साइड में आपके अनुच्छेद है। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर वाइज मौलिक अधिकार याद करने की ट्रिक है। 14 समताओं ने स्वतंत्रता पूर्वक शोध किया कि संस्कृति एवं शिक्षा का सावधानी से उपचार होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वाक्य का मतलब क्या हुआ, 14 समताओं ने यानी कि 14 प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने, समताओं का मतलब अपने अंदर क्षमता यानी कि प्रतिभा रखने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक शोध किया किस पर, संस्कृति एवं शिक्षा पर, और यह जाना कि इसका सावधानी से उपचार होना चाहिए, यानी कि जो भारत की शिक्षा है या फिर जो भी संस्कृति है उस पर और बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, दोनों ही फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका सावधानी से उपचार किया जाना चाहिए। तो ट्रिक क्या हुई दोस्तों, 14 व्यक्ति आए जिनमें कुछ क्षमता थी यानी कि वो प्रतिभाशाली थे, उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता पूर्वक एक शोध किया जिसमें उन्होंने पता लगाया है कि भारतीय जो संस्कृति है और शिक्षा है उनका सावधानी से उपचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 14 की बात हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब हुआ कि अनुच्छेद 14 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अनुच्छेद 14 से। ठीक है, जिसमें पहला आता है अपना समता से बनेगा समानता या फिर समता का अधिकार। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता पूर्वक शोध किया, तो स्वतंत्रता से बनेगा अपना स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और यहाँ पर शोध से बनेगा अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार, और द से बनेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और किस पे शोध किया, संस्कृति एवं शिक्षा पे। ठीक है, तो अपना 5वां बनेगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और अगली लाइन में क्या बोला गया कि सावधानी पूर्वक इसका उपचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सावधानी से हम संवैधानिक बना सकते हैं और उपचार से हम उपचार ही बनाएंगे। ठीक है, तो छठा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब इनके अनुच्छेद को हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। जैसे हम ये तो आपको ध्यान ही है कि हम इसे 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, 42-42 का फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला, 42-42 का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 आ रहा है और लास्ट में आ रहा है अपना 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में एक एक ऐड करेंगे। 4 में 1 ऐड किया तो 5 हो गया, और 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया, तो हमारा फार्मूला बन गया 5, 42, 42, 1। तो करना क्या दोस्तों, आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको 6 डिजिट मिल रही है। तो पहला है उसमें 5 अनुच्छेद है, दूसरा है उसमें 4 है, तीसरा है उसमें 2 है, चौथे में 4 है, पांचवें में 2 है और छठे में 1 है। ठीक है, यानी कि आपको 14 से स्टार्ट करना है, तो पहले मैं आपको 5 बोलने हैं। ठीक है, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि इसमें 5 अनुच्छेद है और इनके मैंने नाम भी बता दिए। ठीक है, आगे आपको कितने ऐड करना है, 4। ठीक है, कितने ऐड करना है, 4। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, 19 से। तो 19, 20, 21, 22। ठीक है, इनमें किन का उल्लेख है, तो इसमें है जो स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब आपको आगे कितने जोड़ना है, 2, यानी कि 23 और 24 में, यानी कि 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। ठीक है, और आगे आपको और 4 जोड़ने हैं, यानी कि 25, 26, 27, 28 अनुच्छेद में है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और आगे आपको कितने जोड़ने हैं, 2, यानी कि 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अनुच्छेद 31 में है जो संपत्ति के अधिकार का वर्णन था जो कि हटा दिया गया है, तो आपको डायरेक्ट 32वां भाग लेना है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो मैंने दोस्तों आपको दोनों ट्रिक बता दी नंबर वाइज से, अनुच्छेद और मौलिक अधिकारों की। ठीक है, पढ़ने वाला है दोस्तों 22 लैंग्वेज के बारे में जो कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में उल्लेखित है। दोस्तों उन 22 लैंग्वेज को हम याद करेंगे बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो पहले तो मैं आपको जो 22 लैंग्वेज है उनके नाम ले लेता हूं दोस्तों। उसमें बंगाली, बोडो, डोगरी, मलयालम, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, संताली, उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मणिपुरी, कोंकणी, असमिया, नेपाली, मैथिली, ओडिया, तेलुगु और हिंदी। ये जो 22 लैंग्वेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसमें जो आपको अलग से ध्यान रखना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में है, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि अनुसूचियों के बारे में है दोस्तों।
तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जो 14 मूल भाषाएं हैं उनको जोड़ा गया है, जिसमें है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, मलयालम, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, असमिया और ओडिया और तेलुगु। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 21वें संविधान संशोधन में यानी कि 1968 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और उसके बाद 1992 में 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसका नाम है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 2003 में यानी कि 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसका नाम है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो दोस्तों इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ठीक है। तो पहले तो हम जो 14 भाषाएं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं दोस्तों। इनकी ट्रिक है दोस्तों, उस गुप्त बंगले में मेरे काका उड़ते हैं। ठीक है। ये 14 लैंग्वेज है जो कि मूल भाषाएं थी, उनकी ट्रिक है। मैं सबकी अलग अलग ट्रिक बताऊंगा दोस्तों आपको, जो कि एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। एक साथ बता दी तो आपके लिए वो एग्जाम के नज़रिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो मैंने अलग अलग ट्रिक बनाई है क्योंकि आपके इससे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 14 लैंग्वेज है उसकी ट्रिक है, उस गुप्त बंगले में मेरे काका उड़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ऊ से बनेगा उर्दू, सा से बनेगा संस्कृत, गु से बनेगा गुजराती, पा से बनेगा पंजाबी, ता से बनेगा तमिल, बंगले से बनेगा बंगाली, मैं से बनेगा मलयालम, मेरे से बनेगा मराठी, काका से क से बनेगा कन्नड़, का से बनेगा कश्मीरी, उड़ते से उड़ से बनेगा ओडिया, ते से बनेगा तेलुगु और हैं से बनेगा हिंदी। तो दोस्तों इस वाक्य में हमको 13 लैंग्वेज मिली और एक बाकी रहती है, वो है असमिया। ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे उड़ने का काम होता है आसमान में। ठीक है। तो ये तो है जो काका है वो बंगले में उड़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आसमान से आप असमिया याद कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1968 ईस्वी में 21वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि आपको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है। एक भाषा है तो आपको डायरेक्ट याद करना है। इसके बाद आता है 1992 ईस्वी में, जो कि 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसका नाम है कोंकणी, जो कि गोवा की एक लैंग्वेज है, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ। लैंग्वेज के आगे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कॉमन। ठीक है। यानी कि कॉमन लैंग्वेज, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है या फिर कॉमन लैंग्वेज क्या है। जैसे नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है। जो कि 22 भाषाओं में नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो को से हमें कोंकणी याद आएगा, म से हमें मणिपुरी याद आएगा और ना से नेपाली याद आएगा। ठीक है। जो कि आपके थर्ड स्टेप की जो भी लैंग्वेज है उनकी ये ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों टोटल 18 लैंग्वेज हमारी हो गई हैं, तो बाकी 4 लैंग्वेज बचती है, जो कि 2003 में 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। इसकी ट्रिक है दोस्तों BDMS। ठीक है। तो आप इसे BDMS के माध्यम से भी याद कर सकते हैं या फिर बॉड मास के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। बॉड मास का रूल आपने पढ़ा होगा दोस्तों मैथ्स में, जिसमें 20 से बनेगा आपका ब्रैकेट, यानी कि आप जो भी मैथ्स की जो भी पजल सॉल्व करता है या फिर इक्वेशन सॉल्व करता है तो वहाँ पर ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, फिर ओ से अपना ऑफ बनता है जो कि का होता है दोस्तों, जो कि मल्टीप्लाई से हम करते हैं, और डी से डिवाइड हो गया अपना, फिर हम डिवाइड सॉल्व करता है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करता है, फिर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन सॉल्व करता है, जो कि मैथ्स के नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपने सबने पढ़ रखे होंगे दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर बी से अपना याद आएगा बोडो, और डी से याद आएगा डोगरी, और एम से याद आएगा मैथिली, और एस से याद आएगा संताली। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपके एग्जाम में 100% राइट होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अपना पहला है, अमेरिका से लिए गए जो प्रमुख संविधान के स्रोत है उनके नाम है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। तो इनको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे अमेरिका में सारे कैसे लोग होते हैं, अमीर, क्योंकि अमेरिका में अमीर वर्ड है वो छुपा हुआ है। ठीक है। अमीर से बना अमेरिका, तो हम कह सकते हैं दोस्तों जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। यानी कि जो अमीर होगा उसी का ही क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अमीर से अपना याद आएगा अमेरिका, तो अधिकार से याद आएगा मौलिक अधिकार। ठीक है। ट्रिक क्या है दोस्तों, जैसे अमेरिका में अमीर वर्ड आ रहा है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो अमीर होगा उसी का ही क्या चलेगा, अधिकार चलेगा। तो अधिकार से हम याद कर सकते हैं मौलिक अधिकार, और जिसके पास अधिकार होगा वही क्या कर सकता है, न्याय। तो यहाँ दोस्तों जिस मैं भी आपको न्याय वर्ड मिले वो संविधान के स्रोत है वो अमेरिका से लिए गए, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दक्षिणी अफ्रीका। और इससे जो संविधान का स्रोत लिया गया है उसका नाम है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि हम जो भी संविधान में संशोधन करते हैं वो प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे दक्षिणी अफ्रीका को हम क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका, यानी कि SA, शॉर्ट में कहे तो SA। ठीक है, तो संविधान संशोधन में भी ऐसे छुपा है, जैसे संविधान यानी कि एस से बनेगा संविधान और ए से क्या बनेगा, अमेंडमेंट, जिसे बोलते हैं संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे हैं और यहाँ पर भी ऐसे है, तो इसे तो हम आसानी से स्टिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो एस से बनेगा संविधान और ए से बनेगा अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। तो इस प्रकार ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका आसानी से आपको याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जर्मनी से जो स्रोत लिया गया वो है आपातकालीन की जो प्रक्रिया, यानी कि देश में जब भी इमरजेंसी लगती है वो प्रक्रिया है वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे आपातकालीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमरजेंसी। ठीक है, तो दोस्तों इमरजेंसी में जर्मनी वर्ड आपका छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे जय, अगर यहाँ से हम उल्टा पढ़े तो जर्म आ रहा है, इसका मतलब आप जर्मनी आसानी से इसे बना सकते हैं और आसानी से इसे याद कर सकते हैं। इमरजेंसी मतलब जर्मनी। ठीक है, जरम और नी आपको जोड़ना है तो इससे याद आएगा अपना जर्मनी। ये दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट ट्रिक है जो कि मैंने खुद ने बनाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कनाडा। ठीक है, तो कनाडा से लिए गए संविधान का स्रोत है उसका नाम है संघीय प्रबंधन। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे संघीय का मतलब क्या होता है, संघ यानी कि किसी समूह में रहना। ठीक है, अब जो भी कोई समूह में रहता है तो उसमें से कोई ना डरेगा, है ना। जैसे हम समूह में रहते हैं, एकजुट रहते हैं तो सब डरते हैं हमसे। ठीक है, तो क्या ट्रिक हुई दोस्तों, जैसे हम समूह में रहते हैं ना तो कोई ना डरेगा। ठीक है, जो समूह वाले हैं उसमें से कोई ना डरेगा। ठीक है, तो कोई ना डरा। ठीक है, समूह में रहेंगे तो कोई ना डरा। ठीक है, तो को ना डरा से आप कनाडा याद कर सकते हैं, जैसे कोई ना डरा कनाडा। ठीक है, यानी कि कनाडा। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रूस से जो संविधान का स्रोत लिया गया है उसका नाम है मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक वर्ड है कर्तव्य, और रूस जो देश है वो भारत का हमेशा बड़ा भाई जैसे उनका है जो हमारे प्रति व्यवहार है, यानी कि हमारे जब भी कोई कठिनाई होती है, ठीक है, या फिर कोई भी आपदा होती है तो रूस हमारा भाई के समान है, वो हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो उसका रूस का क्या होगा, एक कर्तव्य हो गया हमारे प्रति। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों कर्तव्य से आप याद कर सकते हैं मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिया गया। आगे बढ़ता है दोस्तों, आयरलैंड से जो संविधान का स्रोत है उसका नाम है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नीति निर्देशक तत्व यानी कि क्या मतलब हुआ, किसी नीति के लिए निर्देश करना यानी कि ऑर्डर देना। ठीक है, या फिर निर्देश देना। ठीक है, तो जब भी कोई निर्देश देता है तो वो हवा में देता है। एक तो बात होती है करने की और एक बात होती है ऑर्डर देने की या फिर निर्देश देने की। ठीक है, अब जब भी निर्देश देता है ऐसा लगता है जैसे कोई हवा में बात कराओ, नहीं, ठीक है, काम नहीं, ओनली हवा में बात कराओ। ठीक है, निर्देश देना कोई काम नहीं होता और काम को करना ही काम होता है। ठीक है, जैसे कोई भी निर्देश देता है तो वो एक तरीके से हवा में बात कर रहा है। ठीक है, और हवा से हम क्या बनाएंगे, एयर। तो इस प्रकार दोस्तों देश का नाम याद आएगा आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्रांस से जो लिया गया है संविधान का स्रोत उसका नाम है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और सबसे पहले जो गणतंत्रता वाली शासन प्रणाली है वो सर्वप्रथम फ्रांस में ही लागू हुई। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे गणतंत्रता में पहला वर्ड है जो गणित से मिल रहा है। ठीक है, और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई फंस सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट से आप फ्रांस याद कर सकते हैं, फर्स्ट फ्रांस, यानी कि गणित में आप फंस जाते हैं कभी भी। ठीक है, तो गणित से आपका गणतंत्रात्मक याद आएगा और फर्स्ट से आपका फ्रांस याद आएगा। अब दोस्तों इसी की कड़ी में अपना लास्ट बचता है ब्रिटेन। तो दोस्तों ब्रिटेन से तो हम सब वाकिफ़ है, जिसने हमारे देश पे राज भी किया था। तो इसी के कारण ही संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई। ठीक है दोस्तों, जो संसदीय शासन प्रणाली चला रहे हैं वो ब्रिटेन की है। ठीक है, एक प्रकार से कहे तो। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो विधि का निर्माण की प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम बिना टिक के साथ ही याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उनको हमने पढ़ाया दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।